देखो पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे और पॉलिटी में पढ़ रहे थे हम लोग मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार में हमने कहाँ तक पढ़ा था? अनुच्छेद 22 तक। क्या था अनुच्छेद 22 में? हाँ, अनुच्छेद 22 में शिक्षा का अधिकार नहीं तो हाँ स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता? बताओ बताओ। अपराधों से स्वतंत्रता कि अपराध कर लो, आराम से घूमो टहलो। हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें याद नहीं रहा, वैसे तो याद था, है ना। कुछ परिस्थितियों में याद नहीं रहा। हमने बताया था कुछ परिस्थितियों या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना, निवारक निरोध से संरक्षण, ऐसा था कि नहीं रहा था। तो गिरफ्तारी से संरक्षण, तुमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता कैसी कंडीशन में, वो हमने तुमको कंडीशन बताई थी उसमें, है ना, वही था। अब अनुच्छेद बात करें 23 में। अच्छा, 23 में जो बात करोगे 23 और 24, ये आता शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने पहले देखे समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? शोषण बताओ। शोषण किस प्रकार से हो सकता है किसी का? बातें मत करो। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे हो सकता है? ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें दो ही अनुच्छेद होंगे, एक 23 होगा, एक 24 होगा, है ना। तो इसमें किस प्रकार से शोषण, मतलब क्या होता है? शोषण कैसे हो सकता है किसी का? कोई कमजोर आदमी होगा, उसको ज़्यादा पावरफुल आदमी दबाएगा, है ना, उसे ज़बरदस्ती कुछ काम करवाएगा, है ना, उसको मारेगा, पीटेगा, उसके साथ कुछ अत्याचार करेगा, यही है शोषण उसका, है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि ऐसे ऐसे किसी का शोषण नहीं कर सकते। जैसे बेगार नहीं करवा सकते किसी को। क्या नहीं करवा सकते? बेगार नहीं करवा सकते, बलात्श्रम नहीं करवा सकते, है ना, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, अभी बताएंगे, है ना। और क्या होता है? मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। दुर्व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है ना। तो यही कुछ चीजें बताई गई हैं कि तुम किसी के साथ बेगार नहीं कर सकते। बेगार मतलब क्या होता है? बताओ, बेगार का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी का काम खराब नहीं कर सकते, ये होता है बेगार। बेगार ये होता है कि किसी से पैसे काम करा लेना, उसके बदले में पैसे ना देना, है ना। जबरदस्ती किसी से काम करवा लिया और उसके पैसे नहीं देना, तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये तुम्हारा अधिकार है कि कोई तुम्हारे इस प्रकार से शोषण नहीं कर सकता कि तुमने किसी का काम किया है वो तुमको पैसे ना दे, ठीक है ना। बलात्श्रम क्या होता है? बलात्श्रम होता है जबरदस्ती काम करवाना, है ना। जबरदस्ती कैसे काम करवाया जाता है? मारपीट कर करके, है ना। हमने KGF तो देखी होगी, KGF मूवी देखी, है ना। उसमें क्या होता है? कोयले की खान में वो मार पीट के उसके अंदर काम करवाता है, करवाता नहीं करवाता है। तो वही वाला सिस्टम है कि किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते तुम कोई काम। अगर उसका मन है तो वो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा, यही है बलात्श्रम, ठीक है ना। और क्या है? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी सबको पता ही होगा, नहीं पता है? इसमें भी वही होता था जो बेगार में होता था कि काम तो करवा लेंगे पर इसके बदले में पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसमें ये आदमी भी संतुष्ट रहता था कि चलो ठीक है, नहीं दे रहे हैं, है ना। कैसे संतुष्ट रहता था? होता क्या था, जो गरीब तबके के लोग होते थे वो अमीर तबके के लोगों से कर्ज ले लेते थे उधार में, है ना। और मान लिया कोई छोटा किसान है, उसने कर्ज ले लिया किसी बड़े जमींदार से। अब उसने कहा कि अगली साल जब हमारी फसल होगी तब उसी से तुमको चुका देंगे। अगली साल अकाल पड़ गया और वो फसल नहीं उसकी अच्छी हुई तो वो चुका भी नहीं सकता। अब जो जमींदार होगा वो तो कर्ज लेगा, उस पर ब्याज भी लेगा, एक तो मूल राशि है उस पर ब्याज भी लगेगा, है ना। तो वो इंतजार करता है कि अगले साल फसल अच्छी होगी। अब अगले साल मान लिया फसल अच्छी भी होगी तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि 2 साल का तुम कर्ज भी चुका दो और मूल राशि भी चुका दो, क्योंकि फसल से ज़्यादा तुम पैदावार नहीं कर सकते, है ना। उसमें इतना होता नहीं, खाने पीने भर का होता है, ज़्यादा व्यापार करने का बचता ही नहीं है। और जिसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन हो कि ज़्यादा बचा सके तो वो क्यों ही लेगा फिर, है ना। तो यही सिस्टम हो जाते थे कि तब बंधुआ मजदूरी आ जाती थी यहाँ पे
कि बंधुआ मजदूरी इस प्रकार से होती थी कि जो पैसा लिया है वो पैसा तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वापस नहीं करे तब तक तुमको मजदूरी अगर उसके घर में करोगे तो तुमको कर्ज नहीं लगेगा, जो मूल राशि है उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तब तक तुम बंधुआ मजदूरी करो उसके घर में। वो भी संतुष्ट रहता था कि हाँ हमारा ब्याज नहीं लग रहा है, जब तक हम पूरी राशि चुका नहीं देते तब तक हम तुम्हारे यहाँ काम ऐसे करते रहेंगे और इसके बदले में मुझे कर्ज नहीं, ब्याज नहीं लगेगा। ये होती थी बंधुआ मजदूरी। ऐसे में क्या होता था, किसान लोग और गरीब से गरीब होते जाते थे, उनका वो मूल राशि नहीं चुका पाते थे, उस पर इतना कर्ज ही लगता चला जाता था, क्योंकि फसल इतनी अच्छी होती नहीं थी, सब कुछ कृषि पर डिपेंड उनका होता था और कृषि डिपेंड होती थी मौसम पर। किसी साल बारिश नहीं हुई तो बर्बाद हो गए, यही सारा सिस्टम होता था। तो बंधुआ मजदूरी करवा लेते थे। तो कहा गया कि बंधुआ मजदूरी का भी अंत होना चाहिए और हम जबरदस्ती किसी से काम ऐसा नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते, किसी से काम करवा लें और उसके पैसे ना दें, है ना। तो ये हो गया। मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते थे, है ना, और उनके हाथ पैर काट देते थे, उसके बाद उनसे भीख मंगवाते थे। अभी भी तुमको देखने को मिलेंगे बहुत जगह, है ना। बड़े बड़े शहरों महानगरों में जाओगे तो वहाँ पे तुमको चौराहों पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नंगे नंगे घूम रहे होंगे, एक हाथ में कटोरा लिए होंगे, किसी का हाथ कटा होगा, किसी के आँख नहीं होगी, कोई पैर से दिव्यांग होगा, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ होता है ना। तो होता क्या है इसमें, जो गाँव से बच्चे चोरी हो जाते हैं, शहरों से बच्चे चोरी हो जाते हैं, चोरी वाले सुना ना कि बच्चे चोरी हो गए, उनको ज़बरदस्ती उठा ले जाते छोटे पर से, फिर उनके ज़बरदस्ती वो अंग काट दिया, तो कहीं हाथ काट दिया, कहीं आँख फोड़ दी, उनको मतलब ऐसे अपंग बना दिया कि देखने पर ही किसी को दया आ जाए। फिर उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं और शाम को जितना भी कमा करके लाते हैं वो सारा छीन लेते हैं। इसी प्रकार मानव दुर्व्यापार होता था, है ना। इस लड़कियों को उठा लिया जाता था, छोटे बच्चों को उठा लिया जाता था और उनका व्यापार कर दिया, बेच दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों पे भी प्रतिबंध लगाया गया, है ना, कि किसी प्रकार से कोई शोषण ना हो सके। फिर बात आती है दुर्व्यवहार की। क्या आता है? दुर्व्यवहार। किसी के साथ तुम गलत व्यवहार भी नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं है किसी को जा करके तुम गाली देने लगो या कुछ करो, हर किसी के सम्मान का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। यही सारी बातें किसमें कही गई हैं? यही अनुच्छेद 23 में कही गई हैं कि किसी का किसी प्रकार से तुम शोषण नहीं कर सकते, है ना। अब वो शोषण कैसे नहीं कर सकते? ना ही तुम बेगार के हिसाब से, ना ही बलात्श्रम के आधार से, और ना ही बंधुआ मजदूरी करा करके, किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना ही किसी के बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा सकते हो कि मजाक उड़ा दिया, जैसे तुम लोगों का मजाक हम बिल्कुल नहीं उड़ाते, कभी उड़ाते हैं मजाक, है ना। तो ये सब हमको पता है ना कि अनुच्छेद 23 के तहत ये सब मना किया गया है। तो किसी का हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। करते हैं कभी? कभी नहीं करते, है ना। कभी करते हैं? बताओ। लड़कियों के साथ तो विशेषकर कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते, है ना। तुम किसी का इतना मजाक नहीं उड़ा सकते कि उसको सामने वाले को खराब लगने लगे, है ना। तो उससे क्या होगा? उसका शोषण ही तो होगा। किसी का मजाक तुम उड़ा रहे हो मतलब वो तुमसे कमजोर ही होगा, तभी उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसका मजाक उड़ा के दिखाओ, है ना। ज़्यादा ताकतवर होगा तो तुम्हारा खुद ही उल्टा पीट देगा तुमको, है ना। कमज़ोर होगा उसी का तुम मजाक उड़ाओगे। तो वैसे ही कहा गया कि इस प्रकार से तुम दबा लोगे कमज़ोर को, है ना, उसका ज़बरदस्ती मजाक बनाओगे। तो यही सब कहा गया कि दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए हम तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, है ना। तुम्हारा सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी के साथ कोई ऐसा करते हैं, किसी का अपमान करते हो, ऐसे किसी का मजाक बनाते हो? कभी नहीं मजाक बनाते हैं। कभी बनाते हैं? बताओ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मजाक बनाते हैं क्या हम? कभी नहीं करते हम, है ना। ऐसे हंस दोगी तो फिर लोग मान जाएंगे यहाँ कि हम तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो हंसा मत करो, ऐसे एक्सेप्ट कर लिया करो, नहीं सर जी आप बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो, और शोषण किस प्रकार से किया जा सकता है बताओ? हाँ, एक तो ये हो गया, इस प्रकार से तो हो गया। दूसरा क्या है? बच्चों को नियोजन में नहीं लगा सकते। नियोजन मतलब किसी कार्य में नहीं लगा सकते। कितने साल तक के बच्चों को? 14। अरे 18 साल के बच्चे नहीं हो, बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था हो जाती है 18 वर्ष पे, ठीक है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को तुम किसी भी ऐसे काम में, खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम जैसे किसी कोयले की खान में नहीं लगा सकते, है ना। तुम खान में इनको मजदूरी नहीं करा सकते, खान में या फिर खनन में इनको काम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और क्या कहा गया है? जैसे कारखाने, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, नहीं होते हैं, तो बड़े बड़े कारखानों में भी इनको नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अब हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको क्या ही पता, उतना जानकारी तो होगी नहीं उनको,
अब वो उनके साथ में दुर्घटना घट सकती है। इसलिए तुम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते, किसी प्रकार का काम नहीं करवा सकते उनको, ठीक है ना। अब बात आती है कि काम नहीं करवा सकते तो इनसे करवाएंगे क्या, तो सरकार कहती है इनको पढ़ाओ। अब तुम्हारे पास बात आ जाए कि हमारे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं पर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम इनको पढ़ाएं, तो हम इनको काम पे लगाएंगे ही लगाएंगे, घर में बिठा के तो नहीं खिला सकते। तो सरकार कहती है इनको हम पढ़ाएंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। और रही बात खिलाने की, तो इनको खिलाएंगे भी हम ही, इनके पोषण का भी हम ही ध्यान रखेंगे। और फिर बात आती है कि खिला पिला तो दोगे तुम, पढ़ा दोगे, कपड़े लत्ते की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, है ना, कापी किताबें कहाँ से लाएंगे। तो सरकार कहती है ये भी सब हम देंगे, ड्रेस भी हम ही बनवाएंगे, जूते भी हम ही दिला देंगे, बैग भी दे देंगे, कापी किताबें दे देंगे और फ्री में शिक्षा भी दे देंगे। इसी के तहत फिर लॉन्च किया गया सर्व शिक्षा अभियान, जो हमने तुमको अनुच्छेद 21(1) में पढ़ाया है ना, अनुच्छेद 21 का ए, वहाँ पे हमने तुमको पढ़ाया कि सर्व शिक्षा अभियान फिर चालू किया गया। कब चालू किया गया? सन 2010 में, है ना। और सर्व शिक्षा अभियान मतलब शिक्षा का अधिकार कब बना? 2002 में बन गया। देखो ये सब तैयार करके आए, तुम खच्चरों तैयार मत करना बिल्कुल भी, है ना, पीछे रह जाओगे। फिर मत कहना कि सर जी लड़कों के साथ भेदभाव हुआ है और तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये सब देखो सबको याद है एक तरफ से, तो ये बात ध्यान रखी। देखो अनुच्छेद याद रखना, जितने भी मूल अधिकार है, मूल अधिकार बहुत पूरे एक तरफ से रट लेना, ठीक है। 12 से लेकर के 35 तक तुमको पूरे आने चाहिए, ठीक है। 23 वाला याद कर लेना किसी के साथ में, है ना, किसी की ऐसी तैसी नहीं कर सकते, 23 से तैसी, है ना, ऐसी की तैसी नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें 24 में 14 वर्ष तक के बच्चों को याद कर लेना, है ना, 24 से 14, है ना। तो 24 से 14 वर्ष के बच्चों के साथ में तुम कोई किसी काम में नहीं लगा सकते हो, खतरनाक काम में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, किसी भी प्रकार के किसी काम में नहीं लगा सकते, काम उनसे करवा नहीं सकते, क्योंकि इनका पढ़ने का अधिकार है। 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, वो इनसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़वा लो, अगर नहीं है तो तुम सरकारी स्कूलों में भेजो, वहाँ पे भी इनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। इतना हो जाएगा, लिखो। अब देखो अगला आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? हमने कितने अधिकार देख लिए? सबसे पहले हमने समानता का अधिकार देखा, है ना, फिर हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हमने क्या देखा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। अब बात क्या आती है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कहां से कहां तक रहेगा? 25 से 27 तक। बस देखो तुक्का लगाना जरूरी होता है, कभी कभी सही लग जाता है। लगाओ, तुम लोग भी लगाओ, लड़कों, शेरों, तुम सब शेर हो मेरे, लगाओ तुक्का, लगाओ, सब तुक्का लगाने क्या जाएगा। अब शेर तुक्के नहीं, हाँ क्या 23वें में? अरे 23 हो गया भैया, 23-24 कहाँ हो? बताओ, ये तुक्का ये तुम बेइज्जती करवा के मानोगे हमारी। हाँ, शेर तुक्का नहीं लगाते, बेइज्जती करवा लेते हैं, बैठे रहते हैं चुप्पे। बताओ ये कब आएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? हमको लड़कियों से ज़्यादा उम्मीदें हो गई, लड़के सब खच्चा निकल रहे हैं। 25 से 35 तक तो जी है ये अधिकार, 52 तक कहाँ जाएगा, है ना। हाँ 24 हो चुका है, मतलब इसीलिए कहते हैं लड़कियों में कॉमन सेंस नहीं होता है। 25 से 35 तक यही चलता रहेगा, बाकी सब खत्म। 25 से 32 देखो तो क्या है, कितना आगे, कहाँ तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा? 25 से 28 तक मिलेगा, ठीक है ना। तब बात आ जाएगी सबसे पहले अनुच्छेद 25 की। किसकी बात आएगी? अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में तुमको क्या मिलेगा? हाँ, अब धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है ना, तो धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी इसमें, है ना। तो इसमें कहा गया है तुमको अंतःकरण का अधिकार है। क्या है? अंतःकरण का अधिकार तुमको दिया गया है। ये भैया कौन सा धर्म है? अंतःकरण कौन सा धर्म है? बताओ क्या होता है अंतःकरण? पता नहीं, कितनी बड़ी समस्या, विकट समस्या है कि पता नहीं है। देखो अंतःकरण होता है किसी भी चीज को अपनाने का तुमको अधिकार है ना। किसी प्रकार की रीति को तुम मान सकते हो, किसी भी धर्म को मानने का तुम्हारा अधिकार होता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो तुम मरो भी हिंदू धर्म में। तुम चाहते हो, तुमको अगर इस्लाम धर्म अच्छा लगता है तुम वो ले लो, तुमको बहुत अच्छा लगता है वो ले लो, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम इस्लाम में पैदा हुए तो इस्लाम में ही मरो। तुमको इस्लाम नहीं सही लगता है तुम जाकर के बौद्ध धर्म ले लो, हिंदू धर्म ले लो। तो तुम्हारे पास अधिकार है कि अंतःकरण का अधिकार तुमको दिया गया है।
है ना। तुमको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो तुम ले सकते हो। इसी में कहा गया है कि इसमें तुमको प्रचार करने की भी अधिकार होता है, अपने धर्म का प्रचार करने का तुमको अधिकार होता है। प्रचार तुम कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, है ना। तुम रीतियाँ मान सकते हो, क्या कर सकते हो, रीतियाँ तुम मान सकते हो। तुमको जो रीत अच्छी लगती है वो रीत तुम मान लो। जरूरी नहीं होता तुमको लगता है हिंदू धर्म अच्छा है, पर कुछ रीतियाँ जो इस्लाम धर्म की भी अच्छी हैं तो तुम उनको भी मान सकते हो। कुछ तुमको बौद्ध धर्म की अच्छी लगती हैं, उनको भी मान लो, है ना। तुमको जो रीतियाँ अच्छी लगती हैं वो तुम मान सकते हो। तुम्हारा जो धर्म है उस धर्म का तुम प्रचार भी कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात कही गई है कि सरकारी पद पर होते हुए किसी प्रकार से तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। तुमको अगर अच्छा लगता है कि तुम भगवा कुर्ता आराम से पहन के आओ, सनातनी हो तुम, आराम से भगवा पहन के आओ, खूब धर्म का प्रचार करो, तो तुम्हारे पास अधिकार है। तुम आराम से खूब जितना तिलक तिलक लगा करके माथे पर आराम से त्रिफला टीका लगा करके घूमो, कोई दिक्कत नहीं। चुटैया रख लो बड़ी सी, है ना, बने पंडित जी घूमो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने धर्म का प्रचार करो, ठीक है। पर अगर तुम सरकारी कोई कर्मचारी हो, मान लिया किसी विद्यालय में तुम क्या हो, टीचर हो, और वो विद्यालय कैसा है, सरकारी, तो एक प्रकार से अगर तुम सरकारी टीचर हो तो तुम वहाँ पर ऐसे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। वहाँ पे तुमको एक फॉर्मल ड्रेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकारी पद पर होते हुए तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हालांकि तुमको अंतःकरण की स्वतंत्रता तब भी मिलेगी। तुमको जो धर्म चाहिए वो धर्म तुम स्वीकार कर सकते हो, वो तुम्हारे पास अधिकार है। पर तुम वहाँ पे सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी खर्चे पर किसी प्रकार से धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से जहाँ पर भी सरकार का पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पर तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। रीतियाँ तुम मान सकते हो, तुमको जो रीतियाँ अच्छी लगे वो तुमको मानने का तुम्हारा अधिकार पूरा पूरा होगा, ठीक है। उसमें तुमको कोई बात नहीं कर सकता। अगला बताओ, अगला आ जाएगा अनुच्छेद 26। कौन सा होगा, अनुच्छेद 26। इसमें क्या होगा, अब तुमने कोई धर्म मान लिया तुमने हिंदू धर्म ले लिया, है ना, ले लिया इसने। अब इसने क्या किया, हिंदू धर्म इसने स्वीकार कर लिया। अब क्या है, अब अगर इसने मान लिया कोई भागवतागत करवानी है इसको, तो क्या इसको इतना आज़ादी होगी कि कहीं पे भी करवा ले, नहीं होगी। पूजा पाठ करवाने का अधिकार नहीं होगा, नहीं, कहीं भी नहीं करवा सकते, है ना। एक जगह होनी चाहिए निश्चित, है ना। जिससे हमने तुमको बताया मूल अधिकार तुम्हारे वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, है ना, वहीं तक तुम्हारे मूल अधिकार सीमित है। तो इसमें भी कहा गया है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार है तुमको। क्या है, अब धर्म के प्रबंधन का अधिकार कैसे, प्रबंधन मतलब कोई भी अनुष्ठान तुम करते हो तो तुमको करने का अधिकार है। अब इसी अधिकार के तहत तुमने देखा होगा सड़कों के किनारे पंडाल वगैरह लगे होते हैं, देखा नहीं देखा। अब तुम चाहो तो पंडाल हटवा दो, तो क्या हटवा सकते हो, नहीं। तुमको अपना प्रबंधन करने का अधिकार है, धर्म को प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत तुमको दिया गया। भैया तुमको अगर धर्म अच्छा लगता है तो तुम उसका अनुष्ठान करो। तुमने अभी भी देखा होगा कृष्ण जन्माष्टमी जगह जगह खूब रैलियाँ हुई होंगी, खूब ज़्यादा अच्छे से मनाया गया होगा, है ना। अभी तुम कांवड़ यात्रा सावन में देखे होगे, है ना, निकलती नहीं निकलती। तो धर्म के प्रबंधन का तुम्हारा अधिकार है, तुमको जैसे करना है वैसे तुम अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हो। पर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तुम चाहते हो भागवत करवाना तो तुम करवाओ, अपने खर्चे से करवाओ। योगी जी से नहीं कह सकते कि योगी जी पैसा दो हमको भागवत करवानी है, ठीक है। ये है अपना, है ना। और भी दूसरे धर्मों का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इस्लाम में ईद वगैरह होती है ना। ईद कब होती है, ईद बकरीद ये सब होता है, तब उसमें तुमने देखा होगा नमाज पढ़ी जाती है सड़कों पे। दिल्लियों में जामा मस्जिद के बाद सड़कों पे भी नमाज पढ़ी जाती है ना। तो वहाँ पे लोग सड़कों पे निकल आते हैं तो तुम मना नहीं कर सकते उनको कि भैया क्यों कर रहे हो। तो तुमको वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भैया वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तुमको दिक्कत हो रही है, अभी चले जाएंगे, क्योंकि धर्म के प्रबंधन का तुमको अधिकार है। अभी तुमको वहाँ पे धर्म के प्रबंधन का अधिकार है तो सड़क क्यों जाम कर रहे हैं, सड़क के साइड में बैठ के करें, मस्जिदों में करें, सड़क क्यों जाम करते हैं। तो भैया तुमको एक तरफा नहीं होना पड़ेगा, वहाँ पे भी दो तरफा होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने धर्म में भी पंडाल लगाया सड़कों पे ही, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में तुमने ये याचिका दायर कर दी कि ये लोग सड़कों पे बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं सुनाएगा वर्डिक्ट कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ सकते सड़कों पे बैठ के, ऐसे नहीं सुनाएगा कि इस प्रकार का कोई भी धार्मिक कृत्य सड़कों पे बैठ कर नहीं किया जाएगा, उसमें तुम्हारा भी धर्म आ जाएगा, फिर तुम भी पंडाल नहीं लगा सकते,
ठीक है ना, वही वाली बात है। ठीक, इसीलिए चलता रहता है। ना तुम उनके धर्म को मना कर पाते हो कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ो, ना ही तुम्हारा, तुम भी अपना पंडाल लगाते हो, होता नहीं होता है। तो यही कहा गया है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार तुमको दिया गया है, इसके तहत तुम अपना प्रबंध कर सकते हो, पर सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 27। कौन सा आता है? 27। अब तुमने कोई प्रबंधन कर लिया, अब क्या करोगे? अब बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का तुमको धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कर मुक्त होगा। क्या होगा? कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसमें टैक्स तुमसे नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्रॉस वाला निशान है, टैक्स वाला नहीं। ठीक है, तो तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कब? धर्म के आधार पर तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे जजिया वगैरह लगता था पहले, तो वैसा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो, इसी के तहत उन्हें कहा गया कि कोई ऐसा ट्रस्ट वगैरह अगर बन जाते हैं जो धार्मिक ट्रस्ट है, कैसे हैं ट्रस्ट वगैरह अगर कोई बन जाते हैं, ट्रस्ट होते नहीं, उसमें क्या होता है, पैसे वैसे जमा करते हैं पूरे संगठन के लोग मिलकर के, है ना, कि धार्मिक कार्य करेंगे, इससे मिला करके पैसे इकट्ठा करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो भागवत कराते हो, गाँव भर से चंदा देते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, मान लिया तुमने 10 लाख से ऊपर का चंदा इकट्ठा कर लिया बड़ी भागवत करवाने के लिए, तो सरकार उस पर टैक्स नहीं ले सकती कि तुमने इतना इकट्ठा किया है, इस पर टैक्स। बाकियों ऐसे तुम इकट्ठा करोगे किसी प्रकार से तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन धर्म का कार्य कराने के लिए तुमने अगर वो टैक्स लिया, वो सब इकट्ठा किया है, ट्रस्ट बना लिया है कोई, जिसमें सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये सुविधा बन गई कि धर्म के आधार पर ट्रस्ट बन जाएगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इसका होने लगा दुरुपयोग, लोग धर्म के नाम पर टैक्स बना देते हैं, वो ट्रस्ट बना देते हैं, पैसा उसमें अपना डाल देते हैं कि हमने इस ट्रस्ट में इतना पैसा डाल दिया है ना। जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं ना, खूब कमा लेते हैं इधर से, और टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना लिया, उसमें क्या किया, थोड़ा इधर लोगों से इकट्ठा करा लिया, एक मंदिर बनवा दिया, अब कहा कि इसी मंदिर में हर साल भागवत होगी, इसमें भागवत कराने के लिए पैसा इकट्ठा होगा इधर उधर से लोगों से। इधर उधर लोगों से 2 लाख इकट्ठा हुआ, अपना 50 लाख उसमें डाले पड़े अपना टैक्स बचाने के लिए। भागवत हुई, 2 लाख वही निकाल के खर्चा कर दिया, अपना वो टैक्स फ्री उनका बच्चा है, जब चाहे तो निकाल लें, वो टैक्स फ्री है उनका। तो ऐसे इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं लूप होल छूट ही जाता है, कितना भी बेहतरीन तुम बनाओ, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, है ना। तुमने अभी देखा होगा राम मंदिर का ट्रस्ट बना है ना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, पर उसके आधार पे हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे भी ऐसा लूप होल है ना। हम केवल इतना कह रहे हैं कि वो भी एक प्रकार का धार्मिक ट्रस्ट है, वो भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप देखो, अब अगला कौन आ जाएगा, अनुच्छेद 28, है ना। तो धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ये आखिरी अनुच्छेद हो जाएगा कि अनुच्छेद 28 में क्या होगा कि कोई भी सरकारी संस्था है, शिक्षण संस्था ले लो, है ना, सरकारी संस्था, कहा गया किसी भी सरकारी संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या होगा, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी स्कूल हो, उसमें धर्म तुम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, धर्म का शिक्षा उसमें नहीं दे सकते। तो सरकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार का धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जिस किसी भी संस्था में, जिस किसी भी स्कूल में सरकार का पैसा किसी न किसी प्रकार से आता होगा, तो उसमें तुम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन तुमको मदरसा देखने को मिलेगा, मदरसों में पैसा जाता है सरकार का, सरकार पैसा देती है मदरसों के लिए। मदरसों में क्या सिखाया जाता है, वहाँ पे धर्म नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, भाषा, और भाषा सिखाने का तुम्हारा अधिकार है। तो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को सिखा सकते हो, ठीक है ना। तो अपना संस्कृति को सिखाते हो, कहते हैं हम उर्दू सिखाएंगे, फारसी सिखाएंगे, अरबी सिखाएंगे, ये सिखाते हैं, पर इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। ऐसे तुमको संस्कृत विश्वविद्यालय भी मिल जाएंगे, है ना, बनारस जाओगे संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पे, तो वो भी सरकार पैसा देती है उस पर। अब तुम कहो कि ये हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं, तो वो भी हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो संस्कृत भाषा की शिक्षा देते हैं। अब संस्कृत भाषा तुमको सीखनी है, तो उसमें संस्कृत का ही कुछ साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अब संस्कृत का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो धर्म पे ही लिखा गया है, तो तुमको वो सारी धर्म की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और उसमें तुमको धर्म स्वीकार करने के नहीं सिखाएंगे। अगर तुम इस्लाम धर्म के भी हो, तब भी तुम जा करके वहाँ से संस्कृत भाषा सीख सकते हो। तुम हिंदू धर्म के हो, तब भी तुम मदरसा जा करके उर्दू भाषा
सीख सकते हो, है ना। यही सारी बातें इसमें पाई गई कि सरकारी संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जहाँ कहीं भी सरकार का पैसा लगा होगा वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग, तुमने प्रस्तावना पढ़ा था कि हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं, इस भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे धर्म होंगे, सबका बराबर सम्मान किया जाएगा, किसी के साथ कुछ मना नहीं किया गया। तुमको जो धर्म अच्छा लगता है वो स्वीकार कर लो, ठीक है। पर सरकार नहीं कहेगी कि तुम ये धर्म स्वीकार कर लो या इस धर्म को बढ़ावा दे, किसी एक धर्म को ही पैसा दे, कहें कि इसको बढ़ावा देंगे, बाकियों के साथ में नहीं करेंगे, किसी दूसरे के साथ अत्याचार कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आई? तो किसी भी धर्म को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, उसको सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, बाकी सबको स्वतंत्रता है अपना धर्म स्वीकार करने की। तुम जो धर्म चाहते हो वो धर्म ले सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 समझ में आया? जो धर्म अच्छा लगता है वो ले लो, जो रीति रिवाज अच्छी लगती है वो रीति रिवाज मानो, है ना। प्रचार करना चाहते हो प्रचार करो अपने धर्म का। 26 में कहा गया धर्म के प्रबंधन के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हो तुम करा सकते हो, है ना, कैसे भी कराना चाहो। फिर क्या कहा गया? धर्म के आधार पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे भले ही वो ट्रस्ट ही क्यों ना बना हुआ हो, ठीक है। फिर कहा गया सरकारी संस्थाओं में सरकार कोई भी ऐसा पैसा लगा करके धर्म के बारे में शिक्षा नहीं देगी, ठीक है। ये बातें हैं, इतना लिख लो। आ जाता है अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 29। देखो, किसी प्रकार से किसी का कोई शोषण ना हो, इसका हमने बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान रखा है ना। हमने ध्यान रखा जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है यहाँ पे लोग, वो कम जनसंख्या में रहने वाले लोगों का शोषण कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी किया। क्या किया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना। कि कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या में रहने वाला जो वर्ग है वो कम संख्या में रहने वाले वर्ग के हितों को शोषित नहीं कर सकता। उनके भी अपने अधिकार हैं, वो भी अपनी शिक्षा, अपने कल्चर को फैला सकते हैं, उसके लिए अपना काम कर सकते हैं, अपना धर्म इधर उधर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सबका बराबर का अधिकार होगा। तुमने देखा होगा जैन धर्म वालों के बराबर का अधिकार था, जबकि वो संख्या में सबसे कम है ना। बौद्ध का भी अधिकार होता है, हालांकि अल्पसंख्यक में इस्लाम भी आता है, पर इस्लाम बहुत बड़ी संख्या में अपने हिंदुस्तान में है ना। तो अल्पसंख्यक होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा। अभी जब शुरुआत में संविधान लिखा जाता तब वो 8% थे, अब 21% है ना, और 10% तक किसी को अल्पसंख्यक माना जाता है, तो वो क्रॉस कर चुके हैं अभी, है ना। पर फिर भी वो क्या है? अभी अल्पसंख्यक है, ठीक है। और सबसे पहले अगर अल्पसंख्यकों का कोई बात आएगी तो वो सबसे पहले वही चिल्लाते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है ना, जबकि वो खुद अल्पसंख्यक रह नहीं गए, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण किया जाएगा, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। हाँ सब, हाँ हिंदुस्तान, हाँ हाँ। देखो अगला बताया गया है अनुच्छेद 30। इनका कहना है कि सब हिंदुस्तान में रहकर सब यही कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है ना। जो बहुसंख्यक में है वो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक भी कहीं ना कहीं पे अल्पसंख्यक है, और जो अल्पसंख्यक है वो भी कहीं ना कहीं पे बहुसंख्यक है। होता नहीं होता है? तो हर आदमी यहाँ पे यही कहता है कि हमारा शोषण हो रहा है। अगर किसी को हिंदुस्तान पसंद नहीं आया तो दुनिया में कोई देश पसंद नहीं आएगा, ठीक है। हिंदुस्तान में ही सबसे सुरक्षित हो। जिसको हिंदुस्तान पसंद नहीं आ रहा वो सीरिया जा कर के देखे, अफगानिस्तान जा कर के देखे, पता लग जाएगा कैसे कैसे देश होते हैं, धरती पे कैसा कैसा किस प्रकार से शोषण हो सकता है। एक पीस में वापस आ जाना, तब तुमको लगेगा कि ठीक है ना, तब बताना कि अनुच्छेद 30 क्या है। अनुच्छेद 30 में इसमें दिया गया है शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का, है ना। क्या दिया गया है? शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार। ठीक है, शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का और उनको संचालित करने का अधिकार दिया गया है। तुम चाहते हो तुम कोई स्कूल खोल लो, तुमको अधिकार है। तुम अपना कल्चर, अपना धर्म जैसे बताना चाहते हो, तुम सिखाना चाहते हो लोगों को कि तुम्हारा जो कल्चर है वो अपना कल्चर पढ़ाना चाहते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारी संस्कृत भाषा रहनी चाहिए, जीवंत रहनी चाहिए, तुम संस्कृत विश्वविद्यालय खोल लो, है भी बहुत सारे, तुम भी एक खोल लो,
को पढ़ाओ संस्कृत, तुम्हारे शिक्षा तुम्हारा कल्चर बचा रहेगा तो अपना कल्चर पढ़ाओ। आदिवासियों का कल्चर भी हम लोग बचाने का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनका भी कल्चर बचा के रखते हैं। तो तुमको अगर बचाना है तो अपना बचाओ। किसी को लगता है उर्दू भाषा खत्म हो रही है, वो भी मदरसा खोल ले। तो सबका शिक्षण संस्थान खोलने का और उनको संचालित करने का अधिकार बराबर दिया गया। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 30 समझ में आया कि जिसको लगता है कि उसका कल्चर खत्म हो रहा है, उसको अपने कल्चर को बचाना है, तो उसको कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा शिक्षण संस्थान खोल सकता है। पर सरकार नहीं खोलेगी। सरकार अगर धर्म की बात जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे सरकार फिर नहीं खोलेगी। सरकार पैसे नहीं लगाएगी किसी भी धार्मिक शिक्षा को देने के लिए। ठीक है, तुम खोल सकते हो। तुमको क्या करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है तो अपने धर्म का प्रचार करो, कैसे भी करो, है ना। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कल्चर बचा रहना चाहिए तो तुम अपने कल्चर को सिखाओ, संस्कृति को सिखाओ अपने। हाँ, तुम्हारी भाषा संस्कृत है, तुम संस्कृत को सिखाओ। किसी की भाषा उर्दू हो सकती है तो अपनी उर्दू सिखाए, किसी की फारसी हो सकती है फारसी सिखाए, है ना। किसी को लगता है हिंदी खतरे में है तो हिंदी सिखाए, क्या दिक्कत है ना। अगला कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 31। ये तो बहुत अच्छा से याद होगा। संपत्ति का अधिकार नहीं याद है? इसी में क्या है? संपत्ति का अधिकार। अच्छा, यहाँ पे है तो ये तो मूल अधिकार हो गया, क्योंकि ये तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार कहाँ से आते हैं? 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार हैं। अभी तो मूल अधिकार के अंतर्गत आ गया संपत्ति का अधिकार। तो फिर वही वाला लफड़ा, कभी ट्रेन निकलेगी तो तुम निकलने नहीं दोगे इधर से, है ना। यही होगा कि नहीं होगा? तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पे तुमको नुकसान करने लगेगा। इसीलिए इसको यहाँ से हटा करके 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। कब ये संविधान संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। कब हुआ था? 1978 में। इसको यहाँ से मूल अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज 1 में जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ से हटा करके क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना हो करके क्या है? कानूनी अधिकार हो चुका है। इतना समझ में आया? अनुच्छेद 32 की बात करें। अनुच्छेद 32 में क्या है? ये वाला भी बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है पहले। याद करो, जब प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो हमने अनुच्छेद 32 के बारे में बताया था नहीं बताया था? हमने क्या बताया था? यहाँ बताया था, हाँ सही बात बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, लड़कियां आगे निकल रही हैं, लड़कों तुम लोगों की तरफ से कोई भी आवाजें नहीं आ रही। आज छूट है? क्यों? आज करवा चौथ है क्या? क्यों छूट है आज? छूट उठ कुछ नहीं। एक दिन अगर तुमने मेहनत नहीं की, उन्होंने कर ली, तो वो एक दिन तुमसे आगे हैं और फिर तुम उनको पीछे नहीं कर सकते एक दिन, क्योंकि रिवर्स में जा नहीं सकते। वो एक दिन आगे हो जाएंगे, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो ये आगे देखो, जितने क्वेश्चन मैंने पूछे सारे जवाब आए और सारी लड़कियों से आए। लड़कों की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया। हम सपोर्ट बदल लेंगे अपना। हम देखो, हम दल बदलू आदमी हैं, है ना। जो पार्टी हमको मजबूत दिखेगी हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा, अपने संवैधानिक उपचार कराने पड़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या आता है? क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। अब संवैधानिक उपचार कैसे होंगे? संविधान का उपचार कैसे होगा? इसमें बताया गया कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारी तो चल रहे हैं यहाँ से, इसमें कहा गया अगर मूल अधिकारों का तुम्हारे हनन हो रहा है ना, अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का शोषण हो रहा है तो तुम अपने मूल अधिकारों की मांग के लिए तुम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाना बहुत बड़ी बात है ना। तो तुमको अगर मूल अधिकारों के शोषण की कोई बात है तो उसके बचाव के लिए तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा संविधान की आत्मा। क्या कहा? इसी को कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा। क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि मूल अधिकार हम कितने भी दे दें कि ये अधिकार ले लो, वो अधिकार ले लो, तो लोगों को बहुत सारे अधिकार दे दें, लेकिन सरकारें आएंगी उनका शोषण कर सकती हैं। उसको बचाने के लिए उनके मूल अधिकारों को बचाएगा कैसे आदमी? तो उसके मूल अधिकारों को कौन बचाएगा? मूल अधिकारों को बचाता कौन है? न्यायालय, है ना। अब न्यायालय के पास जाओगे कैसे?
छोटे स्तर से जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जरूरी नहीं तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए जाओ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तुमको डायरेक्ट न्याय मिलेगा। यही कहा गया अनुच्छेद 32 में। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने अधिकार मिल गए बहुत ठीक है, पर उन अधिकारों को कौन बचाएगा? अनुच्छेद 32, और ये भी मूल अधिकार के अंदर ही लिखा गया है, मूल अधिकार के अंतर्गत ही बात है ये, है ना। तो कहा कि मूल अधिकारों को बचाएगा कौन? अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो न्यायालय, है ना। और न्यायालय में तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसको संविधान की आत्मा। किसने कहा? BR अम्बेडकर। ठीक है, ये समझ में आया? लिख लो इसको। देखो अब कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 33 में कहा गया कि भैया देखो तुमको बहुत अधिकार दे दिए मैंने। कितने दे दिए? बहुत, सब कुछ कर सकते हो। पर अब इतने ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं सब कुछ, मतलब सब कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ में सब कुछ नहीं आता कि तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे मूल अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया है। अगर तुमसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों को सीमित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 33 में। इसमें क्या किया गया है? मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 क्या करता है? मूल अधिकारों को सीमित कर देता है। कैसे? कि तुम्हारे जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा तुमसे, सीमित कर दिया जाएगा कि तुम 10 साल तक जियोगे, केवल 15 साल हो गए, बहुत हो गए, अब जाओ वापस जाने का, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, निकलो यहाँ से। क्या करें? तुम्हारा जीने का अधिकार छीन लिया जाए, शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए, तो मूल अधिकारों को सीमित कैसे करेगा? कुछ चीज़ों में कर देता। जैसे सेना में तुम्हारे कुछ मूल अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। जैसे युद्ध की स्थिति आ जाए और तुम कहो कि घर जाना तो मेरा अधिकार है, हम जा रहे हैं अपने घर, है ना, हम नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं करेंगे नौकरी, मेरा अधिकार, जब तक चाहेंगे तब तक नौकरी करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तुमको लगे कि अब जान पे आ गई, ये छोड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं जा सकते। तब सेना तुमको छोड़ नहीं सकती, तो मार पीट के तुमको ले जाएगी, है ना। तो तब तुम्हारे मूल अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे। तुम में से ज़्यादातर लोग एनसीसी वाले हो, है ना। एनसीसी क्यों कहा जाती है? क्योंकि उसमें एनसीसी में वही सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो सेना को दी जाती है, वैसे ही तुमको ट्रेन किया जाता है। क्यों? इसीलिए कि भैया जब कभी आपातकाल की सिचुएशन आएगी, हमारे पास सेना कम बचेगी, तो तुमको बुलाया जाएगा, है ना। अब तुम लड़ तो सकते नहीं क्योंकि तुमको लड़ने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, बैकअप के लिए तुम रहोगे वहाँ पे, है ना। आर्म्स पहुँचाओगे, जितना भी होगा हथियार पहुँचाते रहोगे, है ना। अब आम आदमी को इसमें लगा नहीं सकता कि तुरंत नई भर्ती कर ले, लगा दे भैया हथियार पहुँचाओ। वहाँ सैनिक मांग रहा है 5.2 mm 5.5 mm की, है ना। तुम पकड़ाए ऐसा लाल लो सब्जी लो, वो लगेगी नहीं। वो तुमसे मांग रहा है SMG की, तुम AK-47 के लिए पकड़े हो 7.2 mm, लो सर जी, तुम्हें पता ही नहीं, है ना। अब जब ये लोग एनसीसी वाले होते हैं, इनको सारे हथियार पता होते हैं, इनको वैसे सेम वैसे ट्रेनिंग दी जाती है। इनको पता है स्नाइपर मांगेंगे तो स्नाइपर में कौन कौन सी आती है ना। कहेंगे स्नाइपर की बुलेट लाओ तो तुरंत SLR की ला करके देंगे, ये लो सर जी, है ना। इनसे तुमसे कहा जाएगा SMG दो, तुम SMG की जगह शॉर्ट गन पकड़ा दोगे, ये लो सर जी। तो ऐसे काम नहीं हो सकता, इसलिए इनको एनसीसी वाले रखे जाते हैं, है ना, कि जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो एनसीसी वालों को बुलाया जाएगा, है ना। अच्छा, पुलिस वालों को बुला सकते हैं क्या? ऐसा है, बताओ, क्या पुलिस को बुला सकते हैं तुम? अच्छा, अगर तुमको इसमें कॉमन सेंस लगाना है तो तुम बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ भी जाए, हम ना भी बताएं, तब भी तुम कर सकते हो। तुम कभी भी देखना, जब भी परेड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त पे, वहाँ पे तुमको जितनी सेना है सबकी परेड होगी, लेकर BSF से लेकर CISF CRPF सबकी परेड होगी। क्या किसी प्रदेश की पुलिस की परेड होती है? तुमने देखा उत्तर प्रदेश की पुलिस गई हो, बिहार की पुलिस गई हो, परेड उनकी हो रही हो, लेकिन एनसीसी की परेड होती है। एनसीसी की एक बटालियन होती है, उनकी परेड होती है, मतलब उनकी इज्जत ज़्यादा है पुलिस वालों से, समझ रहे हो। एनसीसी वाले छोटे मोटे चीज़ नहीं होते हैं, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सेना में कुछ तुम्हारे अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। सेना में तुम चले गए तो वहाँ पे तुम्हारे सारे अधिकार तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे कि हम जा रहे हैं घर, हमको छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अब मान लिया तुम राजदूत हो,
किसी दूसरे देश में तुम राजदूत हो, है ना। राजदूत मतलब तुम यहाँ से भेजे गए कोई बहुत बड़े अधिकारी हो गए दूसरे देश में, जो भी हमारे दूसरे देश के साथ में विदेशी संबंध होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े समझौते हुए या कुछ देश के समस्या से लेकर के, है ना, दो देशों के बीच में रिश्ते से लेकर के कुछ ऐसे समझौते हुए, उसके पीछे क्या सीक्रेट बातें हैं तुम वहाँ से आ करके खुलेआम प्रेस में नहीं बता सकते कि भैया ये बात हुई। अगर कुछ सीमित कर दिया गया तो सीमित है, वो तुम तक ही रहेगी बात। ये तुम्हारे अधिकार यहाँ पे सीमित कर दिए, यहाँ पे तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म। ठीक। दूसरा, अगर मान लिया तुम गुप्तचर हो, गुप्तचर भी तो होते हैं, रॉ, NIA, है ना, IB, सब होते नहीं होते हैं। अब मान लिया तुम गुप्तचर हो, तुमको पाकिस्तान भेजा गया कुछ स्ट्रेटजी बता करके कि इस स्ट्रेटजी से इस अधिकारी के पास तुमको ये जानकारी इस अधिकारी से ले आनी है ना। तुमने वो जानकारी ला करके दे दी, तुम्हारा काम खत्म। अब तुम आ जाओ तब तुम बता दो समाज में, अच्छा हम ही थे वो गुप्तचर जो हमने जानकारी ला के दिए हैं, है ना, कि तो अजीत डोभाल अगले वाले हम ही हैं, है ना। तो तुम ऐसे जानकारी नहीं दे सकते, खुले हम बता नहीं सकते कि हम ही हैं, हमने ये किया है, क्योंकि तब हमारे दो देशों के बीच में रिश्ते खराब हो जाएंगे, है ना। वो कहेगा अच्छा तुमने हमारी जासूसी करवाई, तो फिर हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, फिर युद्ध की सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में गुप्तचर के भी कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, यहाँ पे भी उसके मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। ठीक है। मीडिया को भी कुछ अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। कहीं पे युद्ध हो रहा हो तो वहाँ की तुमको लाइव नहीं दिखा सकते, वहाँ का, है ना, मना कर दिया जाएगा, नहीं दिखा सकते तो नहीं दिखा सकते। मीडिया को हर जगह जाने का अधिकार होता है। आर्मी कैंप में अगर आर्मी कैंप मना कर दे, वहाँ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। ठीक है। तुमने देखा होगा मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था नहीं हुआ था। उसमें मीडिया वालों ने बहुत गलत बिहेव किया था, बाहर से सारी दिखा दी लाइव कि कहाँ से कहाँ पुलिस पहुंची, कमांडो कहाँ से चढ़ रहे हैं, किस विंडो से आ रहे हैं। इसी चक्कर में हमें बहुत सारे सैनिक मारे गए। वो लोग अंदर बैठ करके देख रहे थे टीवी पे, ये इधर से आ रहा है, तुरंत जा करके मार देता था। तो ऐसे मीडिया वालों के भी कुछ अधिकार सीमित कर दिए गए। ठीक है ना, कि हर चीज़ तुम नहीं दिखा सकते। जहाँ पे बात देश के सुरक्षा की आएगी, आंतरिक शांति की बात आएगी, वहाँ पर तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे, है ना। अनुच्छेद 34 क्या है? अनुच्छेद 34 में बताओ। यहाँ पे बताया गया मार्शल लॉ लागू करने के बारे में। मार्शल लॉ जानते हो कोई लोग? मार्शल लॉ क्या होता है? क्या होता है मार्शल लॉ? हाँ, आर्मी वालों का मार्शल लॉ होता है। ये वो वाला लॉ होता है, इनके अलग, आर्मी के अपने खुद के अलग कानून होते हैं। यहाँ पे तुम्हारे कानून नहीं लगते बाकी वाले कि सबको समानता का अधिकार, ना भैया, आर्मी का है ये, अलग से कानून लगेगा। जहाँ पे भी मार्शल लॉ लग जाएगा, पहले जम्मू कश्मीर में लगा हुआ होता था, है ना, जब 370 नहीं होती थी, वहाँ मार्शल लॉ लग जाता था। और आर्मी वाले किसी के भी घर में जा करके छानबीन कर सकते थे। अगर उनको शक हो गया कि यहाँ आतंकवादी हो सकता है तो उसके घर में घुस जाएंगे, वहाँ छानबीन कर सकते। तुम्हारे घर में नहीं, पुलिस तक नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा प्राइवेसी का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत तुमने कहा था तुम्हारा प्राइवेसी का अधिकार है, तो ऐसे कोई तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता बिना तुम्हारे परमिशन के। और ऐसे जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे तुम्हारे सारे अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। तो सेना के साथ में तुम्हारे अधिकार वहाँ पे बहुत कम ही चलेंगे। ठीक है, वैसे तुम्हारा बहुत ठीक है, पर ऐसे तुम्हारे अधिकार नहीं रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, क्योंकि ये लास्ट है अब मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में ये अंतिम है ना। इसमें क्या कहा गया होगा? बहुत सारे हमने अधिकार ऊपर से दिए, इनमें अगर तुमको लगता है अभी भी कोई चीज़ रह गई है जो तुमको चेंज करना चाहिए और बढ़ा देना चाहिए इसमें, तो तुम इसमें बढ़ा सकते हो, और भी अधिकार इसमें ला सकते हो, है ना। पर मूल अधिकारों को और प्रभावी बनाने के लिए क्या होगा? मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तुम इसमें संशोधन कर सकते हो। और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं मूल अधिकारों को, पर इनके अधिकार छीन नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। जो अधिकार दिए गए हैं इनको कम नहीं कर सकते, इनमें तुम और बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ। और अधिकार देना चाहो लोगों को, जनता को दे सकते हो, पर इनके अधिकारों को कम नहीं कर सकते। अगर ये वाला ना होता, ये वाला तो बहुत जरूरी है, ये ना होता तो सरकारें क्या करती? पहले मूल्य अधिकार तुम्हारा खत्म करते, धीरे धीरे करके एक एक, है ना। फिर तुम्हारा वोट देने का अधिकार खत्म कर देती, तो जाओ भैया खत्म। आज से क्या होगा? तुम्हारा जो जानते कि ये मेरे समर्थक नहीं है,
उसके ये वाला मूल अधिकार खत्म, वोट देने का अधिकार खत्म। अच्छा तुम लोग बता सकते हो वोट देने का अधिकार तुम्हारा मूल अधिकार है या कानूनी अधिकार है? मूल अधिकार है। कितने अधिकार हमने पढ़ा है, कहीं पे हमने बताया मूल अधिकार, यहाँ पे वोट देने का अधिकार पूरा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पढ़ा दिया, लास्ट अनुच्छेद ये है। कहीं पे हमने तुमको बताया कि वोट देने का अधिकार भी है किसी अनुच्छेद में? नहीं ना, नहीं बताया ना। तो मूल अधिकार हो सकता है क्या? तो कौन सा अधिकार होगा वोट देने का? कानूनी अधिकार भी नहीं है। कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको कानून के द्वारा छीना जा सकता है, कानून उनको निरस्त कर सकती है, वो अधिकार छीन सकती है। क्या तुमसे तुम्हारा वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? नहीं। तो वो कैसा अधिकार है तुम्हारा? मूल अधिकार भी नहीं है, कानूनी अधिकार भी नहीं, फिर कैसा अधिकार है? वो राजनैतिक अधिकार है तुम्हारा। कैसा अधिकार है? राजनैतिक अधिकार है। अच्छा तुमने देखा कुछ दशाओं में वो भी छीन लिया जाता है। तुमने कोई अपराध कर दिया, तुमको उम्र कैद हो गई हो, जेल चले गए हो, तो क्या जेल के कैदियों को वोट डालने का अधिकार होता है? नहीं। तो जेल के कैदियों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो राजनीतिक अधिकार भी छीन लिया जा सकता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए राजनीतिक अधिकार छीना जा सकता है तो जा सकता है, छीना जा सकता है, जरूरी है ना। कानूनी अधिकार बहुत आसानी से छीने जा सकते हैं, मूल अधिकार बिल्कुल नहीं छीने जा सकते। ठीक है। अच्छा तुम बताओ जेल में रहते हुए तुम इलेक्शन लड़ सकते हो? लड़ सकते हो? कैसे? बहुत सारे कैदी हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखो कैसी कंडीशन में तुम लड़ सकते हो, कैसे में नहीं, दोनों बता देते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है तब तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जब तक तुम्हारे ऊपर ट्रायल चल रहा है। अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वही 75 दिन वाले क्राइटेरिया में चल रहे हो, बताया था ना पिछली क्लास में। अगर उसमें चल रहे हो, अभी तुम्हारे ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन जिस दिन सिद्ध हो जाएगा अपराध, उस दिन तुम अपराधी हो गए, फिर तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम्हारा राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाएगा। अभी हमने बताया जिस दिन तुम अपराधी हो जाओगे तुम्हारा राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाएगा, ना वोट डालने का अधिकार होगा, ना ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा। दोनों तुम्हारे राजनीतिक अधिकार हैं, छीन लिए जाएंगे। ठीक है। जब तक तुम्हारा सिद्ध नहीं होता ये अपराध तब तक तुम लड़ सकते हो, भले ही जेल के अंदर हो, न्यायिक कस्टडी में हो, है ना, न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी उसमें हो, तब भी तुम लड़ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, वोट डाल सकते हो। वोट तो डालने के लिए तुमको निकलने नहीं देंगे, पर चुनाव तो लड़ ही सकते हो अंदर बैठे बैठे। ठीक है। तो वो तुम्हारे पास 90 दिन होते हैं, उन 90 दिनों में 15 दिन पुलिस कस्टडी और 75 दिन जुडिशियल कस्टडी, इनमें तुम चुनाव लड़ सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा राजनीतिक अधिकार है। लेकिन अपराध अगर सिद्ध हो गया तो तुम फिर नहीं लड़ सकते। तो मूल अधिकार यहाँ तक पूरे समझ में आ गए, पूरे 12 से लेकर के 35 तक। मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया है ना। और भी डिटेल में बता सकते हैं इसमें और अच्छे से समझा सकते हैं, पर तुम्हारे पास समय की कमी है, तो समय के अभाव में रहकर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। समय सीमा में रहकर ही तुम्हारा पूरा कंप्लीट कराना है हमको, और फिर प्रैक्टिस सेट भी करवानी है। इसलिए हम जितना करा सकते हो, तो मैंने फिर भी बहुत सारा बताने की कोशिश की, उसमें से तुम्हारा छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है। जय हिंद।